अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टीवी रिसीवर्स के कुछ सेक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। पिक्चर सिग्नल के लिए एएम रिसीवर व साउंड सिग्नल के लिए एफएम रिसीवर का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। यानी पिक्चर सिग्नल को रिसीव करने के लिए हम एएम रिसीवर में जो काम करते थे वही एएम रिसीवर वाला पार्ट इसमें टीवी रिसीवर में बनाएंगे, और साउंड सिग्नल के लिए एफएम रिसीवर के लिए जो हम सर्किट बनाते हैं वही सर्किट जो है वो इसमें बनाते हैं। सिंक व स्कैनिंग सर्किट काम लेते हैं। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ क्या लेंगे, सिंक पल्सेज और स्कैनिंग सर्किट्स के लिए आवश्यक उसमें सेक्शन ऐड करेंगे, क्योंकि टीवी सिग्नल के साथ सिंक पल्सेज भी होती हैं और स्कैनिंग सर्किट भी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए, पिक्चर रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका एडिशन भी टीवी सर्किट में, टीवी रिसीवर में होगा। कलर टीवी रिसीवर में मोनोक्रोम टीवी रिसीवर की सभी स्टेजेस के अलावा कलर ऐड करने का सेक्शन जुड़ा जाता है। अब कलर टीवी रिसीवर में क्या है, मोनोक्रोम टीवी रिसीवर के सारे सेक्शन तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कलर सिग्नल को हैंडल करने के लिए, कलर सिग्नल्स में ऐड करने के लिए जो सेक्शन आवश्यक है वो हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं किसी टीवी रिसीवर के। अब रिसीवर के सेक्शंस की बात करते हैं। रिसीवर सेक्शन, टीवी रिसीवर के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं उनके नाम बता देता हूँ आपको। यूएचएफ एंटीना, यदि आपका ट्रांसमिशन आपका यूएचएफ बैंड में तो उसके लिए यूएचएफ एंटीना चाहिए। वीएचएफ एंटीना, वीएचएफ ट्यूनर, लोकल ऑसिलेटर, आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर, हर मिक्सर के साथ में लोकल ऑसिलेटर होगा। वीआईएफ एम्पलीफायर, वीडियो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है वीआईएफ का मतलब। लास्ट 2-3 स्टेजेस ऑफ वीआईएफ एम्पलीफायर की एक स्टेज नहीं होती, इसमें 2 या 3 स्टेजेस काम में ली जाती हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा गेन की जरूरत पड़ती है। तो एक स्टेज से उतनी गेन नहीं मिल पाती, इसलिए हम 2 या 3 स्टेजेस में यूज करते हैं। उसके बाद वीडियो डिटेक्टर, वीडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, कंपोजिट वीडियो सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं वीडियो डिटेक्टर। देन वीडियो एम्पलीफायर, साउंड आईएफ एम्पलीफायर जो कि 5.5 मेगाहर्ट्ज होती है साउंड आईएफ, जो उसको एम्पलीफाई करने के लिए। एफएम साउंड डिटेक्टर, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन साउंड के लिए यूज करते हैं। पिक्चर के लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूज करते हैं और साउंड के लिए फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज करते हैं। ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑडियो पावर एम्पलीफायर, उसके बाद सिंक सेपरेटर। अब आपका ऑडियो और वीडियो के सेक्शन के अलावा सिंक्रोनाइजेशन का, सिंक पल्सेस को अलग करना और स्कैनिंग कैसे यूज करते उसके कुछ सेक्शन। सिंक सेपरेटर, वर्टिकल ऑसिलेटर जो 50 हर्ट्ज होता है, ये फील्ड ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं इसको। वर्टिकल आउटपुट एम्पलीफायर, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, हॉरिजेंटल और लाइन ऑसिलेटर 15,625 यानी 15,625 लाइन्स, हॉरिजेंटल आउटपुट एम्पलीफायर। उसके बाद डैम्पर, लो वोल्टेज पावर सप्लाई। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस के नाम हैं जो टीवी रिसीवर में होने चाहिए। तो एक तो एंटीना सेक्शन होगा मेनली, उसके बाद आरएफ एम्पलीफायर वाला सेक्शन, फिर आपका जो है उसकी जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने के लिए मिक्सर लोकल ऑसिलेटर, फिर उसके बाद वीडियो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर के 2-3 स्टेजेज, वीडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के वीडियो डिटेक्टर, फिर वीडियो एम्पलीफायर, उसकी टाइप से साउंड वाला है। और ये ऑडियो वीडियो के अलग अलग सेक्शन के अलावा सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस को अलग करना और हॉरिजेंटल लाइन ऑसिलेटर और उसके बाद फील्ड ऑसिलेटर। तो ये कुछ सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो टीवी रिसीवर के अंदर होने चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला उसमें वेस्टिजियल साइडबैंड करेक्शन। हमने देखा था कि हम बैंडविड्थ को कंजर्व करने के लिए एक तो पूरा अपर साइडबैंड पूरा ट्रांसमिट करते हैं वीडियो सिग्नल का, और लोअर साइड में कुछ पार्ट ट्रांसमिट करते हैं, वेस्टीज पार्ट बोलते हैं इसको। तो वेस्टीज पार्ट में क्या है कि आपने एक साइडबैंड जो पूरा यूज किया है, उसके अलावा दूसरा साइडबैंड जो कुछ पार्ट यूज किया है, तो हम, इसका मतलब ये है कि जो क्लोज फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट जो है वो 2 बार उसमें आपने ट्रांसमिट किए हैं।
एक तो अपर साइड बैंड में आ गए, एक लोअर साइड बैंड के अंदर आ गए। तो रिसीवर के ऊपर क्या है कि लोअर साइड बैंड अगर इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो इसको करेक्ट करना रिसीवर को बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज इन कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड डबल आ जाएगा और ये आपका नेचुरलिटी या नेचुरल पिक्चर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके लिए हमें रिसीवर में इसको करेक्ट करना पड़ता है कि वेस्टिजियल साइड बैंड जो आपने वेस्टिज पार्ट जो यूज किया है उसको आपको यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेक्ट कैसे करेंगे, ये हम इसका एम्पलीफायर का जो रिस्पॉन्स है, तो ओवरऑल पिक्चर IF रिस्पॉन्स, तो पिक्चर IF का जो रिस्पॉन्स है वो किस टाइप का होना चाहिए ताकि वो वेस्टिजियल पार्ट का जो है वेस्टिजियल साइड बैंड का करेक्शन हो जाए। तो ये हमने दिखाया है वेस्टिजियल IF रिस्पॉन्स कर्व ऑफ रिसीवर ट्यून टू चैनल 3। अभी हम चैनल 3 एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, बैंड फर्स्ट में चैनल 3 पर उसको ट्यून किया है। चैनल 3 का मतलब 41 to 47, 47 to 50, 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 61 मेगाहर्ट्ज जो टीवी की चैनल की फ्रिक्वेंसी है उस बैंड की बात कर रहे हैं हम। तो वर्टिकल साइड में तो आपका dB में दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल स्केल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी क्या है फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। तो ये आपका यहाँ हमने इसकी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के हिसाब से लोकेशन दिखाई है। तो सबसे पहले ये नीचे वाला 32 भी दिखाया, अनवांटेड ट्रैप सर्किट, स्ट्रॉन्ग एडजेसेंट सिग्नल 94.15 माइनस 62.25, ये 31.9 मेगाहर्ट्ज, ये बिल्कुल एज वाला। इसी टाइप से आपका उसके बाद आता है 33 और इसके बाद ये कुछ पोर्शन हमने दिखाया है साउंड सिग्नल एटेन्यूएशन। तो यहाँ पर ये फ्लैट है, ये तो ये -40 से लेकर के 0 dB तक दिखाया हमने। ये 100% है टॉप पर और ये लोएस्ट गेन है। उसके बाद 34 और 39 आ गए यहाँ पर और ये 40 ट्रैप सर्किट, फिर 41। तो टीवी के अंदर जो साउंड के लिए तो हम इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आती है आपकी 33.4 मेगाहर्ट्ज और पिक्चर के लिए आती है 38.9 मेगाहर्ट्ज। तो 38.9 मेगाहर्ट्ज यहाँ पर जो हम देखें ये सेंटर पॉइंट जो है ये 38.9 मेगाहर्ट्ज किसकी आ जाएगी, पिक्चर IF की लोकेशन आ जाएगी। तो इसके अराउंड हम देख रहे हैं कि ये जो इसका रिस्पॉन्स है ये एंगुलर है, यानी ये सेंटर पॉइंट आपका है 38.9, तो इस साइड में ज़्यादा है और इस साइड में कम है। इन दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन इस टाइप से बनाते हैं, ये स्लोप इस टाइप से देते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स दोनों के का ओवरऑल रिस्पॉन्स आपका उतना ही रहता है जितना ओरिजिनली होता है। तो यहाँ ये करेक्शन, ये टेढ़ा जो किया है हमने, ये टेढ़ा जो किया है ये हमने करेक्शन किसके लिए किया है, स्टीज पार्ट को करेक्ट करने के लिए। ये लिखा भी मैंने VSB करेक्शन। उसके अलावा आपका ये बीच में इसके बाद ये फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ये किन कंपोनेंट के लिए 38.9 और 33.4 मेगाहर्ट्ज के कंपोनेंट्स के लिए। तो ये 33.4 मेगाहर्ट्ज दिखाया है हमने, 33.4 मेगाहर्ट्ज किसकी साउंड IF फ्रिक्वेंसी है। तो ये ओवरऑल जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इस डायग्राम में दिए अनुसार होगा। ये किसका रिस्पॉन्स है, पिक्चर IF रिस्पॉन्स है। ठीक, पिक्चर IF का रिस्पॉन्स इस टाइप से होना चाहिए कि ये आपका VSB भी करेक्ट करे और पूरे बैंड के अंदर जिसके अंदर आपके पिक्चर कंपोनेंट्स और साउंड कंपोनेंट्स होंगे पूरे बैंड के अंदर ये फ्लैट रहे। अब कुछ कंपोनेंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैप सर्किट, टू रिमूव अनवांटेड बीट फ्रिक्वेंसी ड्यू टू एडिशन चैनल बाई अबाउट 40 dB। जो बिल्कुल पास वाले दूसरे चैनल के सिग्नल्स हैं उनको हटाने के लिए हम ट्रैप सर्किट यूज करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, चॉइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। अब पिक्चर की जो टीवी के अंदर जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी है उसका सिलेक्शन किस टाइप से करते हैं, उसके पीछे क्या कॉजेज हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी चैनल के लिए साउंड IF या पिक्चर IF एक दूसरे से 5.5 मेगाहर्ट्ज के डिफरेंस पर होती है, यानी साउंड IF और पिक्चर IF की जो IF फ्रिक्वेंसीज है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 5.5 मेगाहर्ट्ज का लिया जाता है। पहला कारण जो है, जो फ्रिक्वेंसी जब ये यूज कर रहे हैं उसके पीछे क्या है, इमेज रिजेक्शन रेशियो। अब आपका सपोज डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज है और डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी दोनों केस में 100 मेगाहर्ट्ज है। उसके बाद इमेज फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है 120 मेगाहर्ट्ज और इमेज फ्रिक्वेंसी आपकी 180 मेगाहर्ट्ज। ये अलग अलग दो IF का लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। पहली में IF कितना ले रहे हैं, ये 10 मेगाहर्ट्ज और दूसरे में ले रहे हैं 40 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज के अंदर जो है वो इमेज फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी प्लस 2 इंटू इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यानी 2FI, 100 प्लस 2 इंटू 10
100 प्लस 120, ये ऑलरेडी इमेज फ्रिक्वेंसी जब हमने डिस्कस किया था टॉपिक उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ आई आ गई आपकी, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होगी 110 मेगाहर्ट्ज, ये आपका डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है। एफ आई क्या है, ये एक्चुअली में लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है। लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, डिजायर्ड से इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को ऐड करके। इसी टाइप से इसके अंदर लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी, ये लोकल ऑसिलेटर होनी चाहिए, F4 कर देते हो कन्फ्यूजन ना हो आई से। तो आपका ये यहाँ आ गई लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी 140 मेगाहर्ट्ज, 100 आपका है तो 140 ज़्यादा, और इमेज इसमें आ रही 180 पे। तो पहले केस में 120 मेगाहर्ट्ज इमेज आ रही और दूसरे केस में आ रही है 180। हमने दो केसेस लिए हैं, एक में तो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी लिए 10 मेगाहर्ट्ज और दूसरे में लिए 40 मेगाहर्ट्ज। तो 10 मेगाहर्ट्ज में इमेज आ रही है 120 मेगाहर्ट्ज पर, और 40 मेगाहर्ट्ज में आ रही है इमेज 180 मेगाहर्ट्ज। यानी डिजायर्ड सिग्नल से जो डिस्टेंस है वो पहले वाले केस में सिर्फ 20 मेगाहर्ट्ज का है, दूसरे केस में 80 मेगाहर्ट्ज का है। तो इमेज रिजेक्शन रेशियो क्या है, आउटपुट ऑफ डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ इमेज फ्रिक्वेंसी। यानी डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी और आउटपुट इमेज फ्रिक्वेंसी की स्ट्रेंथ में क्या रेशियो है, यानी जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो है वो इमेज फ्रिक्वेंसी के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है, ये इमेज रिजेक्शन रेशियो बताएगा। इमेज रिजेक्शन रेशियो जितना ज़्यादा होगा आपका रिजेक्शन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इमेज फ्रिक्वेंसी की सिग्नल के कंपेयर में आउटपुट सिग्नल जितना ज़्यादा होगा तो इमेज रिजेक्शन रेशियो भी उतना ही ज़्यादा आएगा। लो आईएफ के केस में आरएफ एम्पलीफायर इमेज फ्रिक्वेंसी को रोक नहीं पाते। क्यों आरएफ एम्पलीफायर इसलिए रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये डिजायर्ड सिग्नल के बहुत क्लोज होगा। तो एम्पलीफायर की गेन तब तक इतनी रिड्यूस नहीं हो पाती कि वो उसको कुछ गेन रहेगी उस पास वाले सिग्नल्स के लिए, तो वो आगे की स्टेज में पहुंच जाएगा। ये फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती है। जब हाई आईएफ का हम लेते हैं तो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी इमेज फ्रिक्वेंसी का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। वे इमेज फ्रिक्वेंसी आरएफ एम्पलीफायर में से पास नहीं हो पाती है, वे आरएफ एम्पलीफायर से रिजेक्ट कर देता है। जनरल रूल क्या है, सिलेक्ट आईएफ ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंटायर बैंड टू एलिमिनेट इमेज फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ये एक हमने एक जनरल रूल निकाला कि VH आपका 41 to 68 मेगाहर्ट्ज है, तो IF आपकी लेंगे हम 13 मेगाहर्ट्ज। VHF जो है वो 174 से 230 मेगाहर्ट्ज है, तो IF लेंगे 28 मेगाहर्ट्ज। UHF 470 से इसका हाफ लेते हैं इस बैंड का, 470 से 528, तो IF आएगी 56 मेगाहर्ट्ज। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हम बीच का एक वैल्यू लेंगे। लोअर VHF बैंड की हायर लिमिट से ज़्यादा है, तो यह लोअर VHF सिग्नल की रेंज में होने के कारण डायरेक्ट पिकअप हो सकता है, अतः इसे काम में नहीं ले सकते। अतः IF का मान 41 मेगाहर्ट्ज से कम होना चाहिए। तो हमारा मकसद ये है कि IF जो है वो आपका जो बैंड जो VHF बैंड है जो कि 41 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होता है, 41 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा नहीं लेना है, और जितना ज़्यादा ले सकें इसमें से ले सकते हैं। तो 13, 28 और 56 इसमें से आप रेंज चूज करें तो 40 के राउंड लेंगे हम। तो इसके अलावा पिकअप ड्यू टू लोकल ऑसिलेटर रेडिएशन फ्रॉम टीवी रिसीवर। अब इसमें क्या उल्टा भी हो सकता है, लोकल ऑसिलेटर के आउटपुट यदि एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट हो जाए, इसको बोलते हैं लोकल ऑसिलेटर रेडिएशन। लो आईएफ के केस में ये लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी एंटीना के थ्रू, क्योंकि अब आपका जो डिजायर्ड सिग्नल से जो डिफरेंस होगा, लोकल ऑसिलेटर क्या होता है, IF ऐड करने के बाद जो है ना डिजायर्ड सिग्नल में IF ऐड की जाती है। यदि IF कम लेंगे तो जो आपका डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम डिफरेंस पे होगी, किससे, लोकल ऑसिलेटर से। तो RF एम्पलीफायर में से लोकल ऑसिलेटर जो है वो उल्टा जो है एंटीना से ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए हाई IF लेना बेनिफिशियल है, ताकि ये वो रिवर्स जो है रेडिएशन जो है वो एंटीना के थ्रू जो है लोकल ऑसिलेटर आउटपुट का ना हो सके। थर्ड रीजन, ईज ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम IF कैरियर एट डीमॉड्यूलेशन। यानी उसको सेपरेट करने में जो आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो सेपरेट करना जो है वो हाई IF के केस में ईजी है। तो IF का मान हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसको ईजी कब रहेगा, जब हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी और आपका IF के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो। IF जितना ज़्यादा लेंगे तो मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को हाई IF से अलग करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि उनमें डिफरेंस कम होगा तो हमें उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल रहेगा, जिससे मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी को कैरियर से आसानी से अलग किया जा सके। AM रिसीवर में IF जो है वो हम लेते हैं 455 किलोवाट, जबकि ये हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 5 किलोवाट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
और टीवी रिसीवर में लेते हैं IF अराउंड 40 मेगाहर्ट्ज, जो कि 5 मेगाहर्ट्ज की मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी से बहुत ज़्यादा है। तो यही कारण है कि IF हम 40 मेगाहर्ट्ज के अराउंड लेते हैं। फोर्थ रीजन, इमेज फ्रिक्वेंसी शुड नॉट लाई इन द FM बैंड। अब क्या है कि इमेज फ्रिक्वेंसी जो है वो FM बैंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि FM बैंड में होगी तो FM स्टेशन अगर पास में कोई चल रहा होगा तो वो भी आपके टीवी रिसीवर में इमेज के कारण सेम IF प्रोड्यूस करेगा और टीवी रिसीवर के आउटपुट तक पहुंच जाएगा। FM बैंड कहाँ से कहाँ तक होता है? 88 to 108 या 110 मेगाहर्ट्ज के करीब होता है। तो इमेज फ्रिक्वेंसी की रेंज कहाँ आ रही है? 41 + 80। ये हम 41 मेगाहर्ट्ज जो लोअर वाला पार्ट है ये आपकी आएगी यहाँ से लेकर के 68 + 80, यानी 121 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 148 मेगाहर्ट्ज आ जाएगी बैंड फर्स्ट के लिए। तो ये आपका FM बैंड में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यदि आप 40 मेगाहर्ट्ज के अराउंड लेते हैं तो ये FM बैंड में नहीं आएगा, क्योंकि इमेज फ्रिक्वेंसी उस केस में आएगी 121 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 140 मेगाहर्ट्ज, जो कि FM बैंड के अंदर नहीं है। अतः FM बैंड इस रेंज में नहीं है, ऐसे टीवी में ये रिसीव नहीं होगा। इसके बाद आता है पांचवा कारण, इंटरफेरेंस ए डायरेक्ट पिकअप फ्रॉम बैंड असाइन टू फॉर अदर सर्विस। ये दूसरे सर्विसेज की जो फ्रिक्वेंसीज या बैंड अलॉट किए गए हैं उनका सिग्नल जो है वो डायरेक्टली टीवी रिसीवर के अंदर कैच नहीं हो पाए। कब कैच होगा? यदि IF आपकी उनसे मिलती जुलती है, IF उनसे मिलती जुलती होगी तो वो जो टीवी रिसीवर है डायरेक्टली उन सिग्नल को IF में से पास करके आउटपुट तक पहुंचा देगा। तो ये उस रेंज में लाई नहीं करनी चाहिए जिसमें आपका IF काम कर रहा है। तो इंडस्ट्रीज व अन्य चीज़ों के लिए सर्विसेज में यूज़ करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं 21 to 27 मेगाहर्ट्ज। जब हम 40 मेगाहर्ट्ज लेंगे तो ये डायरेक्ट उनसे पिकअप का कोई कॉज नहीं बनेगा, कोई रीजन नहीं है कि डायरेक्ट पिकअप हो, तो ये डायरेक्ट पिकअप नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस रेंज में IF नहीं ले सकते। तो IF का मान 21 से लेकर के 27 मेगाहर्ट्ज में नहीं ले सकते, क्योंकि इस रेंज में अदर सर्विसेज भी काम आती हैं। इस रेंज को अदर सर्विसेज भी काम में लेती हैं, इसलिए डायरेक्ट पिकअप को रोकने के लिए हम 21 से लेकर के 27 मेगाहर्ट्ज के बीच में IF टीवी रिसीवर में नहीं काम लेते हैं। इवन हार्मोनिक्स कैन नॉट कम इन दिस रेंज। पुराने समय में हाई गेन का हाई IF एम्पलीफायर नहीं बना सकता, परंतु अब ऐसा हम पहले क्या होता था, हाई गेन का एम्पलीफायर जो हाई IF पर बनाना मुश्किल होता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा पॉसिबल है, तो हम हाई IF इजीली ले सकते हैं। तो पहले क्या है, हाई गेन का एम्पलीफायर बनाने में दिक्कत आती, इस वजह से हम हाई IF लेने में हमें प्रॉब्लम आती थी, जब जो प्रॉब्लम अब नहीं है। तो ये कुछ मैंने कॉजेज बताया जिसकी वजह से इंटरमीडिएट या कुछ रीजंस बताया कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए जो आज हम सिलेक्ट करते हैं 40 मेगाहर्ट्ज के अलावा, उसके पीछे क्या कारण है वो मैंने आपको बताया। अब RF एम्पलीफायर सेक्शन का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। RF एम्पलीफायर सेक्शन साउंड व पिक्चर सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि कॉमन सेक्शन है। साउंड व पिक्चर सिग्नल के लिए नई IF जनरेट करता है। अब क्या है कि जो साउंड व पिक्चर सिग्नल की जो कैरियर है वो पहले अलग थी, लेकिन इसके बाद में उस कैरियर को बदल देगा ये सेक्शन। तो RF एम्पलीफायर, मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर, ये VHF ट्यूनर का पार्ट है। तो गैंग चैनल सिलेक्शन स्विच है। तो RF एम्पलीफायर से सिग्नल आ रहा है, जो उसको रिसीव करने के बाद में उसकी IF को हम बदल देते हैं। पिक्चर IF तो बना देते हैं 38.9 मेगाहर्ट्ज और साउंड IF बना देते हैं 33.4 मेगाहर्ट्ज। ये कंपोजिट वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड दिखाया है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल है। और ये ऑडियो सिग्नल है जो कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, जिसकी कैरियर बन जाएगी 33.4 मेगाहर्ट्ज और पिक्चर सिग्नल की बन जाएगी 38.9 मेगाहर्ट्ज। RF एम्पलीफायर का उपयोग सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंप्रूव करने के लिए, लोकल ऑसिलेटर का एंटीना के थ्रू रेडिएशन रोकने के लिए। लोकल ऑसिलेटर की आउटपुट सीधा ही एंटीना के थ्रू रेडिएट नहीं हो सकती, इमेज रिएक्शन के लिए करते हैं। RF एम्पलीफायर का मेजर जो यूज है, एक तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो इंप्रूव करना, क्योंकि जब RF एम्पलीफायर पर सिग्नल रिसीव किया जाता है तब सिग्नल की स्ट्रेंथ सबसे कम यही होती है। तो उसमें नॉइस के कंपैरिजन में जो एक्चुअल सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इसको एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि सिग्नल का नॉइस के कंपैरिजन में और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ जाए, ताकि नॉइस के ऊपर इफेक्ट न डाल सके। दूसरा, हम लोकल ऑसिलेटर का सिग्नल एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट ना हो सके, तो RF एम्पलीफायर जो है वो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का हम यूज करेंगे, तो लोकल ऑसिलेटर एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, वहीं रुक जाएगा। यूज ऑफ हाई लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट रेशियो लो होगा यदि लोकल ऑसिलेटर कम है। हाईएस्ट अपॉन लोएस्ट का रेशियो, तो लोकल ऑसिलेटर हम क्या करते हैं, हाईएस्ट अपॉन लोएस्ट रेशियो
कम होगा यदि हाई लोकल ऑसिलेटर काम मिलेंगे, क्योंकि लोकल ऑसिलेटर हायर साइड में उपयोग आएगा। लोकल ऑसिलेटर जो है वो हम यूज करते हैं, तो उसके पीछे कॉज है हाईएस्ट अपन लोएस्ट रेशियो जो है वो, हाईएस्ट और लोएस्ट का रेशियो जो है वो आपको हाई रखना है, ठीक है। उसके बाद IF एम्पलीफायर सेक्शन। IF एम्पलीफायर सेक्शन 3 या 4 स्टेज काम में लेते हैं। इनपुट जो है 0.5 मिलीवाट को वीडियो डिटेक्टर पर 4 वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम गेन जो है, इस पर आप देख लें, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको कि करीब 8000 के करीब हम गेन लेते हैं, किसकी, जो IF एम्पलीफायर की। तो इनपुट रेंज है अगर 50 माइक्रोवोल्ट से 0.5 वोल्ट है और आउटपुट आपको 4 वोल्ट पीक टू पीक चाहिए, इसके लिए गेन आपको 8000 लेनी पड़ेगी। उसके बाद टीवी रिसीवर की वर्किंग की समरी अगर बात करें, एक तो एंटीना सिस्टम होगा, इसमें एक RF सेक्शन होगा, वीडियो डिटेक्टर होगा जिसमें डायरेक्ट डिटेक्टर की बात करते हैं, वीडियो एम्पलीफायर होगा, पिक्चर ट्यूब सर्किटरी। तो इसके अलावा आपके इसमें आपका सिंक सेपरेटर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑसिलेटर बोल सकते हैं, फील्ड ऑसिलेटर बोलते हैं, स्कैनिंग के काम आएंगे, स्कैनिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद आपका ऑडियो सेक्शन अलग से होगा, जो कि आपको ऑडियो सेक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्पीकर तक जाएगी आउटपुट। तो ये मेजर कुछ सेक्शंस हैं जिसके बारे में मैंने कुछ सिलेक्टिव सेक्शंस के बारे में आपको बताया टीवी रिसीवर के लिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट के जरिए फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।